हाय एवरीवन। आपको मैं सबसे पहले आज पढ़ाने से पहले आपको मैं एक बात बताऊंगी। जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये जो आपको कराया था ना मैंने क्वेश्चन नंबर 3। तो जो ये है आपका गांधी वॉज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, इन अदर वर्ड्स ही वॉज गोइंग ऑन अ जर्नी, देयर आर मैनी वर्ड्स फॉर जर्नी, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी। तो आपको इनको मैच करना था, ठीक है, एक दूसरे के साथ। जो सही था उसको उसका आंसर जोड़ना था। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। और जिस भी चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन हैं ना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके पेपर में जो अभी का CS आई थिंक ऐसा कुछ पैटर्न है, तो उसकी बेसिस पे ऐसा आपको आ सकता है, ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का। और लास्ट वाले पेपर में भी जो पिछले साल हुआ था, जनवरी के जो बच्चे हैं उन्होंने दिया था, तो उस टाइम पे भी ऐसा जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। तो आप ये अच्छे से प्रैक्टिस करना। यानी क्रूज़ क्या होता है, एक्सकर्शन क्या होता है, एक्सपीडिशन क्या होता है, टूर, ट्रैक, आउटिंग, हाइक, सफारी, ये सब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप आराम से ये कर लोगे। तो वहाँ पे इसके 5 मार्क्स 6 मार्क्स तो होते हैं इंग्लिश पेपर में। तो ये आपको मुझे बताना था। तो उसके बाद आज हमें करना है लिसनिंग में, ठीक है। इसमें हमें स्पीच करनी है, स्पीच के बारे में पढ़ना है। Listening to the following speech where a student is campaigning in a students union election. After you have heard the speech twice, answer the following. तो एक स्पीच आपको दी गई है, आप इसको अपने जो आपका आंसर सेक्शन है वहाँ पे भी आप आई थिंक देख सकते हो। यहाँ पे अगर दी होगी आपको इन्होंने, एक सेकेंड, ये है आई थिंक। तो ये है आपकी जो ये है ऑडियो टेक्स्ट वाला, तो ये आप देख सकते हो, ये आप पढ़ो, उसके बाद आपको उसको आंसर करना है, ठीक है। तो अब हम कहाँ पे थे, वेट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल फाइंड इट फॉर यू। सो या हम यहाँ पे थे, ठीक है। सबसे पहले है ये क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग, द नेम ऑफ द कंटेस्टेंट इज़। तो सबसे पहले आपको जब आप वो जो मैंने आपको आंसर सेक्शन में अभी स्पीच बताई ना, तो जब आप वो पढ़ते हो और जब आप सुनते हो वो ऑडियो, तो आपको ये पता चलता है जो कंटेस्टेंट था जो कि लड़ता है इलेक्शन के लिए, जो स्टूडेंट्स ऑफ यूनियन इलेक्शन जो हो रहा होता है कॉलेज में, वहाँ पे जो उठता है उस इलेक्शन के लिए, उसका नाम क्या है, उसका नाम है शाहिद अनवर, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है। द ग्रुप ही बिलोंग्स टू इज़। तो जिस ग्रुप से ये बिलोंग करता है, जब आप वो पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसका जो आंसर है, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता था उसका नाम था द ऑल डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स पार्टी। उसके बाद हमें बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या है। जो सही ऑप्शन होगा उसको टिक करना है, जो गलत ऑप्शन होगा उसको काटना है। द प्रीवियस यूनियन हैज़ बोस्टेड अलॉट। तो ये बोस्टेड होता है जब आप अपने आप को ना वो मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हो अपने बारे में, यानी बहुत कुछ, मतलब जब आप अपने बारे में बहुत अपनी तारीफ़ें करते हो, ऐसा होता है कि उसमें से आधी चीज़ें जो होती हैं वो झूठी भी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपकी फैमिली में कोई हो या आपके बाहर कोई कज़न हो, कोई रिश्तेदार हो, वो आपके घर आता होगा तो अपने बच्चों की बहुत तारीफ़ें करता होगा, जो मतलब आपको सुनते ही लगता होगा कि ये झूठ है ये सारा, बट फिर भी वो इंसान आपके सामने बोलता रहता है, तारीफ़ें कर रहा होता है, झूठी तारीफ़ें। या ऐसे बोला जो यहाँ पे बोल रहा है कि जो इससे पहले जो आदमी जो यूनियन आई थी, जिन्होंने बोला था हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, जैसे हमारे होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे करती हैं, हमें पहले बोलती इलेक्शन से, जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट जब इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद फिर उतना नहीं करते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे ये बोल रहा है। तो ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। जो पहली पार्टी थी उसने बहुत ज़्यादा अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बोला था। उसके बाद है द गार्बेज बिन्स आर डैमेज्ड। तो जो गार्बेज बिन्स हैं, मतलब जो डस्टबिन्स हैं वो टूटी हुई हैं। क्या ये सही ऑप्शन है, गलत? तो यहाँ पे आपको काटना है, ठीक है, ये सही आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है वो है कि द क्लास रूम्स नीड अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट। तो जो क्लास रूम्स हैं उनको नए से कलर करना है, तो उनको कलर करके, बट वो अब पुराना हो गया कलर, तो उसको वापस एक कोट, पेंट का कोट करना है। तो आपको क्या है, ये सही आंसर है, ठीक है, ठीक। उसके बाद है देयर इज़ अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ऑन द कैंपस। तो जो कैंपस है वहाँ पे बहुत ही अजीब सा मतलब एटमॉस्फेयर है, बहुत मतलब बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, बहुत मतलब भीड़ जैसा वहाँ पे लग रहा है। तो ये भी आपका गलत है। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग। ये आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपका है द न्यू यूनियन इज़ इलेक्टेड विल ऑर्गेनाइज, क्या क्या वो ऑर्गेनाइज करेगी। सबसे पहले है यूथ फेस्टिवल्स, फिर आएगा आपका दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आपका आएगा सोशल एक्टिविटीज़, सेमिनार्स,
फिर वर्कशॉप के बाद आएगा आपका इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स, और तीसरे नंबर पे आएगा आपका अदर कल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है, ये लिखोगे। तो जो दूसरी जगह छोड़िए, जो जगह यहाँ पे 1 जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जगह यहाँ पे आपको लिखना है सोशल एक्टिविटीज़ सेमिनार्स, यानी वो जो सोशल एक्टिविटीज़ करेंगे, यानी जिसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, ग्रुप्स होंगे, वो बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे, वैसे टाइप के वो एक्टिविटीज़ कराएंगे स्कूल में। वो कॉलेज के अंदर कुछ कॉम्पिटिशन्स कराएंगे बच्चों के बीच में। उसके बाद वो बाकी जो कल्चर के रिलेटेड, चाहे फोल्क सॉन्ग हो, हमारे ड्राइंग वगैरह हो, जो हम अपने कल्चर के रिलेटेड करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ वो कराएंगे, अगर उनको हम इलेक्ट करते हैं तो। ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे है टिक द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो द बस पासिस आर इशूड एवरी मंथ। जो बस पासिस है ना, वो हर महीने आपको बस में चढ़ने के लिए, पता नहीं इंडिया, आई डोंट नो इंडिया में ऐसा है, बट आप देखोगे जो मतलब कोरिया या बाकी जो मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, वहाँ पे एक साथ उनके पास एक, वो पहले ही ये रखते हैं, मतलब पे करके रखते हैं। तो उनके पास फिर एक कार्ड दिया गया होता है उनको, उस कार्ड को लेके वो ये करते हैं, मतलब उसका कार्ड में चढ़ते हैं। शायद स्कूल में भी आई थिंक मत ऐसा होता होगा। तो कार्ड उसमें कुछ बस के अंदर डालते हैं, तो फिर अगर उसमें पेमेंट अच्छी खासी होती है तो आप उसमें चढ़ के चले जाते हो इधर से उधर। तो उसी तरीके का ही यहाँ पे। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि जो बस के पासेस है वो हर महीने इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला सही है। उसके बाद है एम्प्लॉयर्स आर इनवाइटेड टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स टू कैंपस इंटरव्यूज़। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको बोला गया है कि अगर आपको जो एम्प्लॉई हैं उनकी ज़रूरत है काम कराने के लिए, तो आपको हमारे मतलब वो कॉलेजेस में आके बच्चों का इंटरव्यू लेके उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक है, फिफ्थ वाला है आपका द ऑडियंस शुड, सबसे पहले सपोर्ट, उसके बाद बी में हमें लिखना है, उसके बाद स्टैम्प ऑन। तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जो ए है ना आपका, वो है शाहिद अनवर, यानी ऑडियंस किसको सपोर्ट करनी चाहिए, शाहिद अनवर को। उसके बाद बी जो कि एक कहाँ से बिलोंग करता है, ऑल डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स पार्टी से। ठीक है, और उसको स्टैम्प कहाँ पे करना है, पेन के ऊपर। तो यानी जो पेन वाला उनका साइन वाइन कुछ होगा ना, उसके ऊपर। अब उसके बाद है आपका चेक योर प्रोग्रेस 4। इसमें आपको करना है स्पीकिंग, जो कि स्पीच ऑफ अ स्टूडेंट लीडर कैंपेनियर। तो यहाँ पे आपको स्पीच देखनी है। ठीक है, स्पीच आपको समझ आ गया ना, जो मैंने आपको आंसर सेक्शन में अभी दिखाया था, स्पीच उसी को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी कभी कोई जीत जाता है या किसी को कोई अवार्ड मिलता है, तो वो जो स्पीच देते हैं उसको हम बोलते हैं। ठीक है, जब वो फिर बातें बोलते हैं उसको हम स्पीच बोलेंगे। तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि ऐसे एक इंसान है, उसने ये किया, अब जब उसको ये चीज़ मिल गई तो अब वो ऐसे आप वो अपनी लोगों को बातें बता रहा है, तो आपको वो लिखनी है। तो थोड़ी बहुत आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ये एक बार चेक कर लीजिएगा, इससे आपको क्योंकि बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये जैसे ये इसको हम स्पीच बोलते हैं, ये है ना ऑडियो टेक्स्ट, इसको हम स्पीच बोलते हैं। ये जो अनवर था ना, इसी ने ये स्पीच दी थी। तो वापस से हम आते हैं अपना जो हमें करना था। तो हम कहाँ थे, वेट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे इमेजिन यू आर रुनीता बालन, अ स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर बीएससी। तो आपको इमेजिन करना है आपका नाम रुनीता बालन है और आप बीएससी जो है उसकी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। ठीक है, यू आर स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इन स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन। तो आप जो जैसे कि कॉलेजेस में होते हैं ना इलेक्शन, अगर आप रेगुलर कॉलेज में होंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा। वैसे मतलब इग्नोर का तो नहीं है ऐसा सीन, बट जो रेगुलर कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे होते हैं इलेक्शंस बच्चों के लिए, उनको प्रेसिडेंट वो अपना चुनते हैं, उस टाइप का। ठीक है, तो इसमें आप बता रहे हैं आप प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जो एक स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करते हो। तो उसके बाद आपको गिव अ स्पीच प्रोजेक्टिंग योर लीडरशिप क्वालिटीज़ विच मेक यू द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद आपको एक स्पीच देनी है जिसमें आपको ये सब बताना है कि आपके अंदर कौन सी अच्छी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको जो ये प्रेसिडेंट का पोस्ट है उसके लिए अच्छा बनाती हैं। ठीक है, उसके लिए सूटेबल कैंडिडेट बनाती हैं। तो आपको इसके ऊपर एक स्पीच देनी है। तो जैसे कि आपको वहीं से बताया है कि आई एम यंग एनर्जेटिक विथ अ विजन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड ग्रुप। तो इसको लेके आप ये जो प्रिंट है ना, इसको लेके छोटा सा आप अपना बना सकते हो। ठीक है, अपना एक आपको एक स्पीच बनानी है अगर आप बना सकते हो।
तो उसके बाद है आपका, आप अगर इसके लिए इसकी भी हेल्प ले सकते हो, गूगल पे जाओ, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो स्पीच एक स्टूडेंट लीडर, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद है आपका ग्रामर में हमें करना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये तो आप वैसे हम 6th क्लास 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास में तो हमने पढ़ा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। यानी सीधे एक बात होती है, हम सीधे किसी को बोल देते हैं। ठीक है, आप और मेरे बीच में कोई बात हो रही है, मैं आपको एक बात बोलूँगी, आप मुझे वो बात बोलोगी, ठीक है, होगी हमारी बातचीत। वहीं आप कोई कोई एक और बंदा है, उसके साथ मेरी नहीं, जैसे कि आपकी और मेरी बात हो गई, ये थी डायरेक्ट। ठीक है, अब वही जो हम दोनों में बात हुई ना, अब आपको जो हम दोनों ने बात की थी वो आपको दूसरे बंदे को बोलनी है। ठीक है, तो हमारे बीच में जो बात हुई थी वो आपको मतलब तीसरे बंदे को बोलनी है। तो जब आप वो बात, मेरी बात तीसरे बंदे तक पहुंचाते हो ना, जो मैंने बोला है, तो आप वो उसको बोलते हो कि उसने ऐसे बोला था, तो आप वो होगी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जो आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो। तो कैसे हम ऐसे इंग्लिश में इसको करते हैं वो हम सीखेंगे। तो स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। अ रेलवे सर्वेंट केम एंड आस्क्ड मी इफ़ आई वांटेड वन। तो एक रेलवे सर्वेंट जो रेलवेज़ में काम करते हैं ना, वो आया मेरे पास और उसने बोला क्या अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो, या आपको चाहिए तो। द अबो सेंटेंस कैन बी री रिटन एज, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं। और रेलवे सर्वेंट केम एंड आस्क्ड मी डू यू वांट वन। तो जो रेलवे जो सर्वेंट है वो मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि क्या तुम्हें ये चाहिए, जो वो बेच रहा था मुझे चाहिए। ठीक है, ऐसे। सेंटेंस ए इज़ एन इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो सेंटेंस ए था ना हमारा, अ रेलवे सर्वेंट केम एंड आस्क्ड मी इफ़ आई वांटेड वन, वो हमारा इनडायरेक्ट था। ठीक है, और जो सेंटेंस बी था वो हमारा डायरेक्ट है, यानी अ रेलवे सर्वेंट केम एंड आस्क्ड मी डू यू वांट वन, तो ये हमारा इनडायरेक्ट था। ठीक है, सो डायरेक्ट था। उसके बाद द सेंटेंस विद इन द इन्वर्टेड कॉमाज इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जो वो वाला सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमाज में हो ना, ये जो आपको दिखाया दूसरा जो सेंटेंस है ना, इसमें जो है ऊपर से दो दो कॉमाज लगा के, इनको हम इन्वर्टेड कॉमाज बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, ये सवाल टाइप होता है। डू यू वॉन्ट वन, डू यू, जब भी हम किसी को व्हाट डू यू ऐसे टाइप का लगाते हैं वो क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हो गया, इससे भी जैसे हम बोलते हैं ना, उसने उसकी इंट्रोगेशन की, मतलब कि उससे सवाल जवाब पूछे, उस टाइप से आप समझ सकते हो इसको। दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिलोंग्स टू द येस नो कैटेगरी। तो ये जो वाला जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था ना, ये येस या नो से, मतलब इसमें कुछ और आंसर नहीं आ सकता था। अगर आपको मैंने पूछा कि आपको ये चाहिए, तो आपको बोलना है हाँ या ना। आप ये मुझे बोलोगे मैं खाता ये, लेकिन मुझे ऐसे है, मुझे वैसे है, वो नहीं आप बोलोगे, है ना, जब तक आप मुझे अच्छे से नहीं जानते हो। तो आपको सीधे आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, या बोलोगे हाँ दे दो, इतना होता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, उसको हम येस या नो कैटेगरी में डालते हैं। जैसे हमने व्हाट वाले क्वेश्चंस पढ़े थे ना, व्हाट वाले कुछ ऐसे ही मैंने इससे पहले आपको पढ़ाए थे क्वेश्चंस, तो वो उस कैटेगरी में आते थे, तो ये येस नो कैटेगरी में आते हैं। When such a yes no type question is changed from direct to indirect speech, if or whether is added एज अ कनेक्टर। तो जब भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमें इनको बदलना होता है ना, जैसे कि डू यू वांट वन टाइप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको हमें अगर ये डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में हमें इनको बदलना है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो हम हमेशा इफ़ या वेदर हमेशा साथ में लगाते हैं। ठीक है, यानी ये इफ़ और वेदर हम इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए लगाते हैं। जैसे कि आपका था, ये आप ले लो, रेलवे सर्वेंट केम एंड आस्क्ड मी डू यू वांट वन। अब हमें इसको इनडायरेक्ट बनाना है या डायरेक्ट बनाना। देखो यहाँ पे आप देखो, रेलवे सर्वेंट केम एंड आस्क्ड इफ़ आई वांटेड वन। ठीक है, ऐसे इसको करते हैं। तो उसके बाद द टेंस इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच इज़ इन द प्रेजेंट, वेयर एज इन द डायरेक्ट स्पीच इट इज़ इन द पास्ट टेंस। तो आप देखोगे जो टेंस होता है टाइम, ठीक है, टाइम के रिलेटेड, यानी वॉज या प्रेजेंट या पास्ट वाला जो होता है टेंस, उसी को बोलते हैं। जो टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में टेंस था ना, अगर डायरेक्ट स्पीच में हम देखेंगे वो प्रेजेंट में था। ठीक है, और ये जैसे कि आप देखोगे
वांट, डू यू वांट वन। ये जो डायरेक्ट वाला सेंटेंस कौन सा था, रेलवे सर्वेंट केम एंड आस्क्ड मी डू यू वांट वन, ठीक है, ये था डायरेक्ट में। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये टेंस है वो वांट, वांट क्या होता है, वांट हमारा ये होता है प्रेजेंट में हम लगाते हैं ना। और वहीं अगर हम इनडायरेक्ट में, रेलवे सर्वेंट केम एंड आस्क्ड मी इफ़ आई वांटेड वन, वांटेड, ठीक है, वांटेड हो गया हमारा पास्ट में, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे। उसके बाद है आपका द प्रोनाउन यू इन द डायरेक्ट स्पीच इज चेंज टू आई। तो अगर आप देखोगे डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा यू था उसको हमने आई में चेंज किया, ठीक है। यू, जैसे कि यू आप देखो यहाँ पे, तो आई जैसे कि रेलवे सर्वेंट केम एंड आस्क्ड मी इफ़ आई वांटेड वन, यानी क्या अगर मैं मुझे क्या चाहिए इसमें से एक। तो जब हमने इसको ये किया इनडायरेक्ट में लगाया तो वो जब हमने इसको डायरेक्ट में लगाया तो वो यू बन गया, ठीक है। देखो रेलवे सर्वेंट केम एंड आस्क्ड मी डू यू वांट वन, यानी यहाँ पे यू लग गया, ठीक है उसको। उसके बाद है द प्रोनाउंस चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर एंड हु इज़ स्पोकन टू। तो जो प्रोनाउंस होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं, स्पीकर जो बोलने वाला है और वो किससे बात कर रहा है उसके बेसिस पे जो प्रोनाउंस हैं वो चेंज होते हैं। इन रिपोर्टिंग प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस हो गया आई, यू, ही, शी, इनको हम बोलते हैं प्रोनाउंस, ठीक है, जो नाम के बदले हम फिर यूज़ करते हैं। In reporting questions, the indirect speech is introduced by such verbs as asked, enquired, etc. तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको हम रिपोर्ट करते हैं, मतलब कुछ बता रहे होते हैं किसी को चीज़ें, ठीक है, रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उनमें क्या होता है, जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है ना उसको, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ वर्ब्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आस्क्ड, एनक्वायर्ड, इस टाइप के वर्ब्स यूज़ करते हैं। वर्ब्स होते हैं हमारे एक्शंस, ठीक है, एक्शन के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जैसे वॉक, टॉक, ऐसे टाइप के जो वर्ड्स हैं। अब है आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमें डायरेक्ट से, ये डायरेक्ट में है, इनको हमें इनडायरेक्ट में करना है चेंज। तो सबसे पहले द पैसेंजर सेड विल यू लीव द कंपार्टमेंट इमीडिएटली। तो आपका ये उसी में से है, ये भी आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। जो आपने इससे पहले पढ़ा था ना कंप्रहेंशन, उसी में से लिया गया गांधी जी वाले से। तो जो पैसेंजर है वो ये बोल रहा है, उसने बोला कि क्या तुम्हें कंपार्टमेंट, तुम अभी ये छोड़ सकते हो कंपार्टमेंट। तो इसका आंसर आप लिखोगे, यानी इसको हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में करना है ना तब्दील। तो हम क्या लिखेंगे इसको, द पैसेंजर आस्क्ड इफ़ ही वुड लीव द कंपार्टमेंट इमीडिएटली, ठीक है, यानी द पैसेंजर आस्क्ड इफ़ ही वुड लीव द कंपार्टमेंट इमीडिएटली। दूसरा है आपका गांधी सेड हैवेंट आई द राइट टू ट्रैवल फर्स्ट क्लास। क्या मेरे पास ये हक नहीं है कि मैं फ़र्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकूं। तो आप इसको लिखोगे गांधी आस्क्ड इफ़ ही हैडेंट द राइट टू ट्रैवल फर्स्ट क्लास। तीसरा है आपका, एक बार मैं आपको बताती हूँ, गांधी आस्क्ड इफ़ ही हैडेंट द राइट टू ट्रैवल फर्स्ट क्लास। द कॉन्स्टेबल सेड डोंट यू अंडरस्टैंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस। तो जो कांस्टेबल है वो उनको बोलते हैं कि क्या तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती है, सीधे से समझ नहीं आती है बातें। तो आप इसको आंसर लिखोगे द कांस्टेबल आस्क्ड इफ़ ही डिडंट अंडरस्टैंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद है आपका गांधी सेड शैल आई नॉट ट्राई टू रूट आउट द डिजीज़ ऑफ कलर प्रेजुडिस। तो जो गांधी जी हैं उन्होंने बोला कि क्या मैं, मतलब मुझे नहीं ट्राई करना चाहिए कि मैं जो ये बीमारी है, ये कलर के बेसिस पे जो भेदभाव करते हो, दिमाग में कुछ पाल रखें कुछ इंसानी बातें, तो इसको, मतलब जो ये बीमारी है इसको, इसकी जड़ मुझे काटनी है, क्या मैं नहीं ये काट सकता हूँ। तो ये जो वो साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक और वाइट के बीच में भेदभाव होता था ना, तो गांधी जी को भी उसको फेस करना पड़ा था, तो उसके ऊपर इसने बोला था गांधी जी ने। तो इसको लिखोगे आप गांधी आस्क्ड इफ़ ही शुड नॉट ट्राई टू रूट आउट द डिजीज़ ऑफ कलर प्रेजुडिस। उसके बाद है आपका द जनरल मैनेजर सेड हैज़ेंट जस्टिस बीन गिवन टू यू। तो जनरल मैनेजर है जो, वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें जस्टिस नहीं मिला। तो इसको आप लिखोगे द जनरल मैनेजर आस्क्ड इफ़ जस्टिस हैडेंट बीन गिवन टू हिम। आफ्टर दैट आपका है द मर्चेंट सेड इजेंट दिस इनजस्टिस टू बी ट्रीटेड बैडली। तो यहाँ पे आप लिखोगे इसका
द मर्चेंट्स आस्क्ड इफ दैट वाजंट इनजस्टिस टू बी ट्रीटेड बैडली। उसके बाद है आपका गांधी सेड कांट वी लॉन्च अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। तो इधर आप लिखोगे गांधी आस्क्ड इफ दे कुडंट लॉन्च अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। उसके बाद है आपका द ऑफिशियल सेड डोंट यू नो दिस इज़ डिफरेंट कंट्री। तो यहाँ पे आप लिखोगे द ऑफिशियल आस्क्ड इफ ही डिडंट नो दैट दैट वाज अ डिफरेंट कंट्री। उसके बाद है आपका द ऑफिशियल सेड डू यू वांट टू थ्रो यू आउट मी टू थ्रो यू आउट। तो द ऑफिशियल आस्क्ड इफ गांधी वांटेड टू बी थ्रोन आउट, यानी इनडायरेक्ट में। द ऑफिशियल सेड शैल आई कॉल द पुलिस। तो यहाँ पे आप लिखोगे द ऑफिशियल थ्रेटन्ड टू कॉल द पुलिस। ठीक है, ये आप देखोगे इनमें ज़्यादातर आस्क लगाया गया है और ये सारे पास्ट में है। ठीक है, सारे सबको आपने देखा पास्ट, ये सारे इधर सारे जो ये थे डायरेक्ट जो थे ना, ये सारे प्रेजेंट में है ना। ये सीधे बात बता रहा है, जो हुआ है वो बोल रहा है। लेकिन तीसरा बंदा जब वही बात तीसरे को एक और को दोहरा रहा है तो वो इनडायरेक्ट हो जाती है। तो वहाँ पे सारे जितने भी वर्ड्स हैं, जो बीच वाले मेन वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, वो क्या हो रहे हैं आपके पास्ट में जा रहे हैं। ठीक है, पास्ट में तब्दील हो रहे हैं। उसके बाद है आपका यस्टरडे यू मेट अ फ्रेंड ऑफ योर्स उमर अली फ्रॉम कनाडा, यानी कल आप अपने एक फ्रेंड उमर अली से जो कि कनाडा में है वहाँ उससे मिले। उमर टोल्ड यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, उमर आपको बहुत सारी बातें बताता है। लेटर दैट डे यू टोल्ड अनदर फ्रेंड प्रवीण व्हाट उमर सैड। तो अगले अगले दिन आप अपने दूसरे फ्रेंड से मिलते हो और आप उसको बोलते हो, हाँ उसी दिन शाम को आप अपने दूसरे फ्रेंड से मिलते हो परवीन से, और उसको आप बोलते हो सारा। राइट वॉट यू टोल्ड परवीन इन डायरेक्ट स्पीच। तो आपको ये सारे इनडायरेक्ट में है, आपको इनको डायरेक्ट में बताना है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। तो ये आपको बताया गया है, तो आपको ये डायरेक्ट में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले था जो इन्होंने बताया आपको, उमर सेड दैट हिज पेरेंट्स वर वेल, यानी उमर ने बोला उसके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। तो उमर सेड माय पेरेंट्स आर वेल, यानी ये हो गया डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में था, डायरेक्ट हो गया। अब आपका ही सेड दे हैड बॉट अ न्यू कार, यानी उसे बोला कि उन्होंने एक नई कार ली है। तो इसका आप लिखोगे ही सेड वी हैव बॉट अ न्यू कार, उसने बोला कि हमने एक नई कार ली है। उसके बाद है आपका ही सेड दैट ही वॉज इन्जॉइंग कॉलेज, उसने बोला कि वो कॉलेज में बहुत मज़े कर रहा है। तो अब आपको इसको डायरेक्ट बनाना है, यानी ही सेड आई एम इन्जॉइंग कॉलेज, यानी उसने बोला कि मैं कॉलेज इन्जॉय कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लगाना है आपको। ठीक है, ही सेड दैट ही फाउंड फिजिक्स ईजी बट केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट, उसने बोला कि उसको जो फिजिक्स है वो बहुत ईजी लगता है बट केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगता है। तो अब आपको इसको इनडायरेक्ट बनाना है। कैसे बनाओगे, आप लिखोगे ही सेड आई फाइंड फिजिक्स ईजी बट केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट, उसने बोला कि मेरे को फिजिक्स ईजी लगता है बट केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट। फिर है आपका ही सेड दैट ही वॉज वर्किंग पार्ट टाइम एज वेल, तो उसने बोला कि मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। तो अब आपको इसको इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड आई एम वर्किंग पार्ट टाइम एज वेल, तो उसने बोला कि मैं पार्ट टाइम वर्क भी करता हूँ। ही सेड दैट इन हिज स्पेयर टाइम ही वॉज प्लेइंग अ लॉट ऑफ टेनिस, उसने बोला कि वो अपने फ्री टाइम में बहुत सारा टेनिस खेलता है। तो आप लिखोगे इसको ही सेड इन माई स्पेयर टाइम आई एम प्लेइंग अ लॉट ऑफ टेनिस, यानी मेरे फ्री टाइम में उसने बोला कि मैं अपने फ्री टाइम में बहुत सारा टेनिस खेलता हूँ। He said that he was going away for a few days and would phone when he got back. तो उसने बोला कि मैं कुछ टाइम दिनों के लिए बाहर तक जा रहा हूँ, तो मतलब वहाँ से आके मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, जैसे मैं आऊँगा तो मैं फ़ोन करूँगा। He said I am going away for a few days and will phone you when I get back. तो उसने बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। ही सेड दैट इफ़ आई एवर केम टू कनाडा आई कुड स्टे विथ हिम, तो उसने बोला कि अगर मैं कनाडा कभी भी जाऊँगा तो मैं उसके साथ रह सकता हूँ। ही सेड इफ़ यू एवर कम टू कनाडा यू कैन स्टे विथ मी, तो उसने बोला कि अगर तुम कभी भी कनाडा आओगे तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। यानी पहले हमने सीखा कि हम कैसे इसको बना सकते हैं इनडायरेक्ट में, और यहाँ पे हमने सीखा कि डायरेक्ट में कैसे बना सकते हैं। तो अब आपका है राइटिंग अ बायोग्राफिकल प्रोफाइल। बायोग्राफिकल क्या होता है, बायोग्राफिकल होता है जो कि किसी की लाइफ के ऊपर लिखा जाए, यानी उसकी पूरी लाइफ में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, मतलब वो सारा ना। अगर एक इंसान 40 साल का है तो उन 40 सालों में मेन जो चीज़ें उसकी लाइफ में हुई थी बचपन से अभी तक, वो ठीक है, बायोग्राफिकल वही होता है। कब पैदा हुआ था, कहाँ पैदा हुआ था, फिर क्या किया, कैसे किया, वो सारा। तो नेल्सन मंडेला जो कि 1918 में पैदा हुए थे, 2013 तक जिंदा थे।
तो चेक योर प्रोग्रेस 6, हैव यू रेड अबाउट नेल्सन मंडेला, क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा है? तो ऑब्वियसली बात है, बहुत पढ़ा होगा। डू यू थिंक ही वॉज अ ग्रेट लीडर, क्या आपको लगता है वो बहुत बड़े लीडर थे? यस, मतलब अच्छे लीडर थे, जिस हिसाब से उन्होंने वहाँ पे एपेथीड को ख़त्म किया हमारे साउथ अफ्रीका में, तो बहुत अच्छे लीडर थे। और इन 27 ईयर्स अपने जेल में गुजारे थे सिर्फ रेवोल्यूशन लाने के लिए। वी गिव यू सम फैक्ट्स अबाउट हिज लाइफ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट्स राइट अ शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केच ऑफ हिम। तो यहाँ पे इनको कुछ, यहाँ पे आपको बातें बताई हैं, इनको यूज़ करके आप यहाँ पे एक ये लिखोगे। यहाँ पे आपको ऐसे टाइप का लिखना है, मतलब आपको सीधे ये सारी जो बातें हैं ना, ये आपको लिखनी है, मतलब इसमें थोड़ा और ऐड करके आप गूगल पे जा सकते हो, वहाँ पे आप नेल्सन मंडेला का एक निकाल सकते हो बायोग्राफी छोटी सी, या कोई ऐसे ऑन नेल्सन मंडेला, तो वो उसकी हेल्प लेके और ये यहाँ से कुछ चीज़ें मतलब लेके आप यहाँ पे एक ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आपको उसको आप बायोग्राफिकल ऐसे बोल सकते हो, स्केच, उनकी लाइफ के ऊपर आपको स्केच लिखना है। तो सबसे पहले उनका नाम क्या है पूरा? नेल्सन आर मंडेला। कब पैदा हुए थे? 18 जुलाई 1918 इन ट्रैंक्शिया, साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे। बाप का नाम इनका चीफ हेनरी मंडेला ऑफ टैम्बू ट्राइब, जो एक टैम्बू ट्राइब थी, उन वहाँ से बिलोंग करते थे। हेनरी मंडेला उनका नाम था। इन्होंने एजुकेशन कहाँ से की? कॉलेज ऑफ फोर्ट हेयर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विथ वाटर स्टैंड, वहाँ से कब क्वालिफाई किया? इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, 1942 में इन्होंने ख़त्म की थी। पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या थी? इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1944 में। उसके बाद जो नेशनल पार्टी जो एपार्थीड के लिए लड़ रही थी 1948 के बाद, उसके साथ मतलब उसमें रहे, एपार्थीड के लिए लड़ते रहे। उसके बाद 1960 में इनकी पार्टी को बैन कर दिया था। उसके बाद इनको जेल में डाला गया था 1963 में। इम्प्रिजनमेंट, झूठा वायलेंस का केस इन पे लगाया था और इनको बंद किया था। तो इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में गए थे जून 12 1964 में, और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पूरी लाइफ के लिए जेल में, मतलब इनको सज़ा मिली थी कि पूरी लाइफ ये जेल में रहेंगे। लाइक मतलब ऐसे इनको बोला गया था, यानी 14 या 15 ईयर्स होता है ना जैसे, तो उस टाइम का तो ज़्यादा ही होगा। तो और प्रिजन में भी रह के ये एपार्थीड के लिए लड़ रहे थे, ऐसे लिख के, बाकी चीज़ें करके। कब इनको छोड़ा गया? फरवरी 11 1990 में। पॉलिटिकल करियर क्या था इनका? पॉलिटिक्स में क्या क्या किया? 10 मई 1994 में ये पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। पहली बार इनको डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट किया गया था, और जहाँ पे हर एक किस्म के जो लोग थे, कलर के लोग, वहाँ पे वोट दे सकते थे। और प्रेसिडेंट कब तक रहे? 1999 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो गूगल की हेल्प, या यूट्यूब पे देख सकते हो, तो आप यहाँ पे इसको पूरा कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म।